हेलो एवरीवन। कल्पाक्ष के इस 300 हार्ड चैलेंज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डे 103 कवर करने वाले हैं। इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस या वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई होप सो आप इस सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। आज इस सीरीज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। Who was the first scholar who divided the world landmass into 3 continents, Europe, Asia and Libya? लीबिया वही है जिसको अफ्रीका बोला गया था। तो आप लोगों को पता है कि जब हमारा सुपर कॉन्टिनेंट वाला पार्ट, जिसको हम पेंजिया बोलते थे, जब ये बाइफिग्रेट होना स्टार्ट किया था, जब इसमें डिसइंटीग्रेशन होना स्टार्ट हुआ था, तो इससे यूरोप, एशिया और लीबिया की बात हो रही है। बेसिकली ऊपर वाले यूरेशिया रीजन और लीबिया वाले रीजन को किसने मतलब बाइफिग्रेट किया था? कौन से स्कॉलर थे जिसने इसको डिवाइड किया था? तो क्वेश्चन है हेरोडोटस, एलेक्जेंडर और है हिपार्कस, और लास्ट है पोसिडोनियस। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हेरोडोटस। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज दिस क्वेश्चन इज हेरोडोटस। हेरोडोटस ने इसको क्या किया था? बाइफिग्रेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड को एक बार देख लेते हैं। द पीरियड ऑफ द ग्रेट एज ऑफ डिस्कवरी स्टार्टेड आफ्टर द कैस्पियन कैनेवी। ठीक है, अगर हम इस बात को समझना चाहें, इस बात को हम अच्छे से समझना चाहें, तो क्वेश्चन में वो ये कहना चाह रहा है कि द पीरियड ऑफ द ग्रेट एज ऑफ डिस्कवरी, मतलब जिस समय यूरोपियों ने या यूरोपियंस ने जो है सी रूट को फाइंड करना स्टार्ट किया था, तो उसको द ग्रेट एज ऑफ डिस्कवरी यहां पे कहना चाह रहे हैं। तो अगर उसकी बात करें तो वो हमारा मिड ऑफ द 15th सेंचुरी और 16th सेंचुरी के बीच की बात थी। ठीक है, सो वी कैन से द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 15th सेंचुरी। ओके, आप सभी लोगों को पता होगा 1498 में वास्को डी गामा इंडिया भी आ चुका था। तो बेसिकली यहाँ की ये बात हो रही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री है, वो फॉर्मुलेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द जियोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, बेसिकली इतिहास की भौगोलिक धुरी की अवधारणा किसने तैयार की थी, उसके बारे में ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो भौगोलिक दूरी की बात हो रही है। ठीक है, अगर आप लोग ज्योग्राफी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो ज्योग्राफी पढ़ने के स्टार्ट होने से पहले ये कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, फैक्चुअल टॉपिक्स है। तो इसका करेक्ट आंसर है हेल्फोर्ड जे मैकिंडर ने जो है इस कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, गैंजेटिक गल्फ विच इज now known as Bay of Bengal was plotted for the first time by। ठीक है, किसके द्वारा उसको प्लॉटेड किया गया था? गंगा की खाड़ी, जिसे अब बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है, का नक्शा पहली बार किसके द्वारा बनाया गया था? ठीक है, तो ये जो नक्शा है, जिसको आज आप मैप में भी देखते हो, तो बेसिकली इस वाले पोर्शन की बात हो रही है, जिसको हम आज बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। उसको उस समय गैंजेटिक गल्फ बोला जाता था। क्या बोला जाता था? गैंजेटिक गल्फ बोला जाता था। तो इसका जो मैप है वो किसने तैयार किया था? तो वो किया था टॉलेमीर ने। किसने किया था? टॉलेमीर ने इसको प्रिपेयर किया था। ठीक है, यही बे ऑफ बंगाल और इधर से अरेबियन सी, कैप ऑफ कैमरून में आके मिल जाते हैं। वहीं से हमारा फिर इंडियन ओशन स्टार्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। Who has been universally recognized as the founder of human geography? ठीक है, किसको जो है ह्यूमन ज्योग्राफी का फाउंडर माना जाता है यूनिवर्सली? यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, यूनिवर्सली। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज फेडरिक रेडजेल को जो है ह्यूमन ज्योग्राफी का फादर माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेम ऑफ अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट इज एसोसिएटेड विथ विच वाटर करंट? ठीक है, विच वाटर करंट? ठीक है, आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने हमारी ऑफलाइन क्लासेस में बहुत अच्छे से समझा था कि जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट करंट है, वाटर करंट है, इसको आज हम पेरू करंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है, सलमान द्वीप, वन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग पुरानिक पीरियड, डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम। ठीक है, ये जो सलमाली द्वीप है, इस सलमाली द्वीप को जो है पौराणिक काल में पहचाना जाने वाला महाद्वीप कहा जाता है। और आज हम इसको मतलब किस स्पेसिफिक तौर पर जानते हैं? तो बेसिकली ये जो है, ये सिल्क कॉटन ट्री है। ठीक है, क्या है? सिल्क कॉटन ट्री, जिसकी बात हो रही थी पौराणिक काल में।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following were the first geographers to put forward the idea of the periodic nature of the monsoons? निम्नलिखित में से कौन से पहले भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने मानसून की आवधिक प्रकृति का विचार सामने रखा था? ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि जो यहाँ पे एक स्पेसिफिक रीजन की बात हो रही है, तो वो सबसे पहले जो मॉनसून वर्ड है वो खुद ही एक अरेबियन वर्ड है, तो आप लोगों को ऑप्शन में भी पता चल जाएगा कि कौन होंगे, द अरब्स। ठीक है, ये बात हम लोगों ने इस बात को भी अच्छे से डिस्कस किया था कि मॉनसून वर्ड कैसा वर्ड है और ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये कहां से आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इन द टीओ मैप्स इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ क्रिश्चियन यूरोप, द स्टेम ऑफ द टी प्रेजेंट्स। ठीक है, ये टी जो है वो किसको प्रेजेंट करता है? तो सीधी सी बात है भैया, ये द मेडिटेरियन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, जो अगर हम इमेजिनरी लाइंस की बात करें तो इमेजिनरी लाइंस अगर हम अर्थ की ड्रॉ करें तो इक्वेटर, देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन जो है हमारा कैप्रिकॉर्न आ जाता है। ठीक है, सो वहीं से रिलेटेड ये टर्म है द मेडिटेरियन। ठीक है, ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, the term landscape in the field of geography was introduced by which of the following? ठीक है, लैंडस्केप जो टर्म है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, हमें उसको देखना है। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज कॉल ओ सॉवर। ठीक है, कॉल ओ सॉवर। ठीक है, कॉल ओ सॉवर के द्वारा ये टर्म डिस्कवर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, which of the following combinations of river tributary is correct? ठीक है, कौन सा जो है रिवर ट्रिब्यूटरी वाला कॉन्सेप्ट इसमें से सही है? ठीक है, तो कावेरी, हेमवती, गोदावरी, पंचगंगा, नर्मदा, बैतुल, झेलम, पार्वती। ठीक है, तो पहली बात तो आप लोगों को पता है नर्मदा बैतुल ये कोई कॉन्सेप्ट बनता नहीं है। ठीक है, बैतुल एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, झेलम, पार्वती, तो झेलम की जो है ट्रिब्यूटरी पार्वती नहीं है। ठीक है, पार्वती किसकी ट्रिब्यूटरी है? आप लोगों को पता है, पार्वती चंबल की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, गोदावरी, पंचगंगा ऊपर होती है हमारी। ठीक है, सो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमने ऑप्शन एलिमिनेशन से ही कर लिया है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो कावेरी रिवर है, इस कावेरी रिवर का ओरिजिन कहां से होता है? ठीक है, कावेरी रिवर का ओरिजिन कहां से होता है? और ये जो कावेरी रिवर और गोदावरी रिवर, ये दोनों अपना डेल्टा जिस स्टेट में बनाते हैं उस बेसिन को क्या बोला जाता है? ये दोनों चीजें आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following statements are correct regarding the contribution of Varanius in the development of geography in the context of geography? ठीक है, चलिए पहला कॉन्टेक्स्ट देखते हैं हम। इनमें से भूगोल के विकास में वॉरोनियस के योगदान के संबंध में निम्नलिखित कथन पे हमें चर्चा करनी है। ठीक है, he was the first geographer to divide geography into general और यूनिवर्सल ज्योग्राफी। बिल्कुल सही बात है भैया, ये पहले जियोग्राफर थे जिन्होंने जनरल और यूनिवर्सल ज्योग्राफी में इसको डिवाइड किया था। ये वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। ही वाज मेनली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। नहीं भैया, ये एस्ट्रोनॉमी में भी इंटरेस्ट रखते थे, तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ही वाज द ओनली स्कॉलर हु बिलीव्ड ज्योग्राफी इज indispensable for development of human society। भैया ऐसा तो उन्होंने बोला नहीं था, तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ ओनली वन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। अगर आप इन क्वेश्चंस को देखो तो ये बहुत ही वेल डेप्थ क्वेश्चन है। आप इनको अच्छे से अगर करने की कोशिश करेंगे तो इन क्वेश्चंस के स्टेटमेंट्स में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, सो आई होप सो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज करके देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन, एक असर्शन है और एक रीजन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, असर्शन और रीजन, और मैं इनका पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता चुका हूं कि इन क्वेश्चंस को कैसे डील करना है जब असर्शन और रीजन आ जाए तो। ठीक है, चलिए यहां हमारे पास पहला असर्शन है, उसको हम देखते हैं, एंड द अदर लेबल्ड आर एज रीजन। पहला असर्शन है प्रेगमेटिज्म इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फंक्शनलिज्म। ठीक है, व्यावहारिकता कार्यात्मकता का एक संशोधित रूप है। ठीक है, इस बात पे हमें देखना है। ठीक है, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है कि जो हमारा प्रेगमेटिज्म है इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फंक्शनलिज्म। सही तो बात है, जो हमारी व्यवहार है वही तो हमारा कार्यात्मकता का संशोधित रूप है। बिल्कुल सही है। अब इसका अगर हम रीजन देखें तो यहां पे ये कह रहा है कि प्रेगमेटिक जियोग्राफी आइडेंटिफाइज जियोग्राफिक स्पेस एज अ कंपोजिट ऑफ नॉलेज एंड एरर। एक रीजन देखना, फिर दूसरा रीजन और दिया गया है, प्रेगमेटिक जियोग्राफी आइडेंटिफाइज जियोग्राफी स्पेस एज अ कंपोजिट, एज अ
कंपोजिट नॉलेज एंड एरर, कंपोजिट नॉलेज एंड एरर, ठीक है। तो अगर हम इस बात को ध्यान से समझे तो हमारा जो रीजन है वो रीजन इस असर्शन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, सो दैट्स व्हाई अगर हमारा असर्शन सही है और रीजन गलत है तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द शेप ऑफ द अटलांटिक ओशियन। आप सभी लोगों को पता है अटलांटिक ओशियन का शेप क्या है। अटलांटिक ओशियन का शेप एस है, क्योंकि एक साइड ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट इन द सेंस नॉर्थ अमेरिका, और साउथ अमेरिका से घिरा हुआ है। अगर आप मैप में भी देखो तो ये नॉर्थ अमेरिका से घिरा हुआ है, इधर इधर साउथ अमेरिका से घिरा हुआ है। उसके बाद में अगर इस साइड देखो तो यूरोप है, इस साइड देखो तो अफ्रीका है। इसका शेप अगर हम बनाए तो एस शेप जैसा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्टिवली मेक अप द ग्रुप कॉल्ड जोवियन प्लैनेट्स। अब यहाँ पे जोवियन प्लैनेट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैंने बताया था कि एक होते हैं हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और एक होते हैं जोवियन प्लैनेट्स, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स उन प्लैनेट्स को कहते हैं जो हमारे इनर प्लैनेट्स होते हैं। तो इनर प्लैनेट्स आपको जो दिख रहे हैं वो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हो जाते हैं, और जो आउटर प्लैनेट्स हैं, आउटर प्लैनेट्स इन द सेंस लुक्स लाइक जुपिटर, सो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज जोवियन। तो आपको देखना है तो मैं एक बार बता देता हूं कि एस्टेरॉइड बेल्ट से इस साइड वाले स्टार्ट करते हैं जुपिटर, देन आ जाता है सैटर्न, देन आ जाता है यूरेनस, और देन आ जाता है नेपच्यून। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 या ए जो है वो फॉलो कर रहा है, और आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली काउंटर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, ऑन एन एवरेज द डेंसिटी ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर इज। ऑन एन एवरेज द डेंसिटी ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर इज। अगर आप लोगों को पता है तो जो हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट है, ओल्ड कॉन्सेप्ट मतलब अगर हम अर्थ के क्रस्ट के बारे में पढ़ते हैं तो दो कॉन्सेप्ट चलते हैं, एक तो बेसिकली जो हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट है और एक रीसेंट कॉन्सेप्ट है या रीसेंट व्यूज है। तो ओल्ड कॉन्सेप्ट में स्पेशली अगर मैं एक व्यक्ति की बात करूं तो एडवर्ड स्वेश, ठीक है। एडवर्ड स्वेश ने हमें अर्थ के जो तीनों जैसे उस समय तो इसको बोला जाता था ऊपर वाले को सियोल, ठीक है, बीच वाले को बोला जाता था सीमा, और इसके बीच वाले जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है इसको हम बोलते थे नीफे। क्या बोलते थे? नीफे। आज इसका नाम चेंज हो गया, इसको हम क्रस्ट, मेंटल और कोर बोलते हैं। लेकिन रिसेंट जो हमारा ओल्ड व्यू है उसी में इसका जो है हमें क्या बता दिया गया था, इसका डेंसिटी बता दिया गया था, ठीक है। तो इसका जो डेंसिटी है वो है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसमें ऑप्शंस में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब नहीं लिखा हुआ है। आप इस यूनिट को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि जो इसकी यूनिट है वो है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आप इसको मेंशन जरूर कीजिएगा कि जो करेक्ट आंसर है इसका वो क्या हो जाता है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, which seismic wave causes vibration at the right angle in the direction of wave movement। ठीक है, कौन सी जो सिस्मिक वेव्स है, कौन सी जो सिस्मिक वेव्स है। अच्छा ये क्वेश्चन हो गया है हमारा, ये क्वेश्चन हो गया। कौन सी भूकंपीय तरंग गति की दिशा में समकोण पर कंपन पैदा करती है। ठीक है, तो आपको पता है जो एस वेव्स है, सेकेंडरी वेव्स है, ये आपके 90 डिग्री पे आपका क्या बनाती है, राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्म में ही जाती है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा स्टार्ट होती है ये फोकस से स्टार्ट होकर एपिसेंटर तक जाती है। ठीक है, ये स्टार्ट में एपिसेंटर, फिर देन इसके ही जस्ट नीचे क्या होता है, हाइपोसेंटर होता है। ये हम सब अच्छे से देख चुके हैं हमारी ऑफलाइन क्लासेस में। ठीक है, चलिए। The region extending between continental shelf and deep sea plain is known as। ठीक है भैया, जैसे हम लोगों ने बहुत अच्छे से इस चीज को समझा था कि ये वाली बात कर रहा है वो। ठीक है, इस चीज की बात कर रहा है कि जो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, जो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, और एक जो डीप सी प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है, जो जहां पे हमारे जो सी है वो एंड हो जाते हैं, और जो नीचे वाला पोर्शन जो प्लेन के फॉर्म में बचता है, तो इन दोनों के बीच का ये जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं, इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है और कितना इजी क्वेश्चन है जो हम लोगों ने देखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19, द पैसिफिक ओशन इज कनेक्टेड टू आर्कटिक ओशन थ्रू। ठीक है, पैसिफिक ओशन आर्कटिक ओशन से किस स्ट्रेट से कनेक्ट होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट से कनेक्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 पे, द बाउंड्री नोन एज वेदर गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइज बिटवीन द फॉलोइंग। ठीक है, किन किन के बीच में वो लाई करती है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको सारी डिसकंटिन्यूटीज लाइन इस क्वेश्चन में बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है,
सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप इसको मान लीजिए ये हमारी क्रस्ट है, ठीक है, इसको आप क्रस्ट मान लीजिए, ये हमारी मेंटल है और ये कोर है, ठीक है। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो बाउंड्री है, क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो बाउंड्री है या जो डिसकंटिन्यूटी लाइन है, उसको हम बोलते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन। क्या बोलते हैं? मोहो डिसकंटिन्यूटी लाइन, ठीक है। और मेंटल और कोर के बीच में जो बाउंड्री है, मेंटल और कोर के बीच में जो बाउंड्री है, उसको हम बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन, ठीक है। चलिए और भी डीप में अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो क्रस्ट को भी हम दो पार्ट में बाइफिगरेट करते हैं, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। तो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को जो डिसकंटिन्यूटी अलग करती है उसको हम कहते हैं कोनोराड डिसकंटिन्यूटी लाइन। और मेंटल, अपर मेंटल और लोअर मेंटल को जो डिसकंटिन्यूटी लाइन अलग करती है उसको हम कहते हैं रेपेटी डिसकंटिन्यूटी लाइन। और कोर, अपर कोर और लोअर कोर को जो डिसकंटिन्यूटी लाइन अलग करती है उसको हम कहते हैं लेहमैन डिसकंटिन्यूटी लाइन। तो आई होप सो आप ये सारी डिसकंटिन्यूटी लाइन जो है वो याद रखेंगे। अब बात आती है यहां पे वो किसकी बात कर रहा है कि गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन किसके बीच में। तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन की अगर मैं बात करूं तो ये मेंटल और कोर के बीच में। लेकिन आप ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, ऑप्शन में वो क्या कहना चाह रहा है। अगर मैं इन दोनों के बीच में बात करूं तो ये हमारा लोअर मेंटल हो जाता है, ये हमारा क्या हो जाता है? लोअर मेंटल, ठीक है, ये हमारा लोअर मेंटल हो जाता है। और अगर इधर से देखें हम तो ये हमारा अपर कोर हो जाता है। तो इन दोनों के बीच की बाउंड्री की बात हो रही है। तो अपर मेंटल और अपर कोर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एक बार हम इसको अच्छे से आपको बना के बता देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। चलिए एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये हमारा क्रस्ट हो गया, क्रस्ट और मेंटल के बीच की जो बाउंड्री है उसको हम गुटेनबर्ग कहते हैं, ठीक है। अब अगर आप यहां देखो तो ये लोअर मेंटल और ये हमारा क्या है? अपर कोर। तो लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच की जो बाउंड्री है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन। क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइन। मैंने सारी डिसकंटिन्यूटी आपको बता दी है। द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो किस प्रोसेस से आता है? तो सिंपल सी बात है, अगर कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स के अंदर अगर एक सिंपल फोल्डिंग हो जाए, क्या हो जाए? सिंपल फोल्डिंग। अब ये भी अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं कि फोल्डिंग कितने टाइप की होती है, तो इसके लिए हम एक अलग से आपको वीडियो बना देंगे कि 3 टाइप की बेसिकली फोल्डिंग होती है। द फर्स्ट वन इज नॉर्मल फॉल्ट, द सेकंड वन इज रिवर्स फॉल्ट एंड द लास्ट वन इज स्टेप फॉल्ट। मेन तो 3 फोल्डिंग होती है। तो जो सिंपल फोल्डिंग होती है कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स के अलोंग, उससे हमारा जो बनता है वो बनता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 22, Who propounded the tidal hypothesis to explain the origin of Earth in 1919? ठीक है, अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं, अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं तो मैंने आपको बहुत अच्छे से, हमारा एक YouTube पे वीडियो भी डला हुआ है इस हाइपोथेसिस का। इस हाइपोथेसिस का अगर आप सर्च करेंगे कल्पाक्ष के चैनल पे, तो जो हमारा फर्स्ट मोनिस्टिक हाइपोथेसिस है उसका वीडियो भी डला हुआ है। तो आप इसका आंसर इजीली कर सकते हैं उस वीडियो को देख के भी, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है सर जेम्स जीन, ठीक है। अगर आप टाइडल हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं तो जेम्स जीन, उसके बाद में चैम्बरलिन भी आ जाते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। Which of the following layers of the earth is the correct order from the exterior to interior? अब हमें एक्सटीरियर से इंटीरियर जाना है। एक्सटीरियर मतलब ऊपर से नीचे। तो अभी मैंने बताया था कि ऊपर क्या है भाई? क्रस्ट है, फिर क्या है? मेंटल है, फिर क्या है? कोर है। तो बी क्या है? वो करेक्ट आंसर है। इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 24, in the north of the equator the mid Atlantic ridge of the Atlantic Ocean is known as, ठीक है। जो मिड अटलांटिक रिजेस हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम डॉल्फिन राइज कहते हैं। क्या कहते हैं? डॉल्फिन राइज। अब रिजेस कैसे बनते हैं ये भी मैंने बताया है कि भैया जब हमारी जो है ओशियनिक प्लेट में जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाती है तो बीच में से जो मैग्मा फॉर्म होके ऊपर ठंडा हो जाता है तो उससे रिजेस बनते हैं माउंटेन ओशियन के अंदर, ठीक है। 25, who was the first person to devise an instrument used to detect the unfelt and guess the direction to the epicenter of the earthquake during 132 AD, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में वो ये कहना चाह रहा है कि भूकंप के केंद्र की दिशा का अनुमान लगाने और उसका पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण बनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, ठीक है। तो आप लोगों को बताया गया था कि ये व्यक्ति था चेंग हैंग, जिसने सबसे पहले इन सिस्मिक वेव्स का पता लगाया था। चलिए नेक्स्ट, जिसमें फोकस के बारे में, एपिसेंटर के बारे में बताया गया था।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस ऑफ रसल। रसल की जो बाइनरी हाइपोथेसिस है उसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, हमें बताना है। ठीक है, रसल वाज ऑफ द व्यू दैट वर 3 स्टार्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन। रसल का मानना था कि सूर्य के चारों ओर 3 तारे चक्कर लगा रहे हैं। भैया बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, सूर्य के आसपास 3 थोड़ी थे। ठीक है, एक तो कंपेनियन और दूसरा इंट्रूडिंग। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है। दिस थ्योरी वाज postulated by Kant in 1950-60 and validated in 1972। बिल्कुल गलत बात है। According to this theory, all matter in the universe existed in the form of dense and इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड के सभी पदार्थ सघन और ठोस थे। डेंस एंड सॉलिड, एक लाइन ऐड कर लीजिएगा, डेंस एंड सॉलिड। ठीक है, तो ये वाली बात भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है, दिस हाइपोथेसिस एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द प्लैनेट्स फ्रॉम द इजेक्टेड मैटर ऑफ द कंपेनियन स्टार। भैया जब फोर्स बढ़ गया था, जब जो ग्रेविटेशन पुल था वो बढ़ गया था, तो कुछ पार्ट इजेक्ट हो गया था। उस इजेक्ट पार्ट की वजह से ही हमें हमारा फ्यूचर सोलर सिस्टम या फ्यूचर प्लैनेट्स मिले थे। ये वाला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच कर रहा है, उसके बारे में बात करना है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, बैरिस्फीयर 2780 किलोमीटर, ये अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा है लेकिन यहां तो गलत है। ठीक है, लिथोस्फीयर 100 किलोमीटर, ये वाली बात बिल्कुल सही है, ओनली 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन। ठीक है, तो 100 ऑफ द ट्रेमर्स आर रिकॉर्डेड बाय द सिस्मोग्राफर्स। 100 ऑफ द, ये वाली बात बिल्कुल हमारी क्या है, सही है। रीजन देखते हैं, सिस्मोग्राफ्स हेल्प्स अस इन अनरेलिंग द मिस्टीरियस ऑफ द अर्थ्स इंटीरियर सेगमेंट, ये वाली बात भी हमारी सही है। और 2 रीजन, अगर मैं रीजन की बात करूं तो रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है बिल्कुल। तो सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फिजॉर्ड, या इसको हम फियॉर्ड भी बोलते हैं हिंदी में। फियॉर्ड इज अ लैंडफॉर्म क्रिएटेड बाय, भैया किसके द्वारा क्रिएट होते हैं, तो ग्लेशियर इरोजन के द्वारा ये क्रिएट होते हैं, बताया था मैंने आपको। ठीक है, बर्गस्ट्रैंड, ये सारी चीजें बताई थी। द प्रोसेस थ्रू विच विंड ट्रांसफॉर्म वार्म और कूल एयर हॉरिजॉन्टली फ्रॉम प्लेस टू अनदर इज नॉन एज। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे वो कहना चाह रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हवा गर्म या ठंडी हवा को क्षैतिज रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जाए। असेंडिंग डिसेंडिंग एयर जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि इस प्रोसेस को हम एडवेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडवेक्शन। लेकिन अगर कन्वेक्शन होता है तो वहां पे फिर हमें रेनफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंटरी रॉक्स इज फॉर्म्ड ऑर्गेनिकली। ठीक है, कौन सी जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है वो ऑर्गेनिकली मतलब कार्बनिक रूप से निर्मित होती है। ठीक है, तो लाइमस्टोन, भैया सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए चूना पत्थर जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33, विच टाइप ऑफ लो क्लाउड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूअस प्रेसिपिटेशन। ठीक है, किस प्रकार का निम्न बादल निरंतर वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो आपको बताया था कि निम्बोस स्ट्रेटस जो है वो निम्न वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, निक पॉइंट कैन बी आइडेंटिफाइड इन द कोर्स ऑफ अ रिवर बाय प्रेजेंस ऑफ। निक पॉइंट की बात हो रही है भैया, तो निक पॉइंट कठोर चट्टान में ही तो मिलेगा, जिसको मैंने बताया था एक निक के फॉर्म में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस रिलीज एनर्जी। इनमें से कौन सी प्रोसेस जो है वो एनर्जी रिलीज करती है। ठीक है, इवोपरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन और मेल्टिंग। कंडेंसेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन। इसमें से कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इंसुलेशन को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा भैया कि कौन सी जो चीज है इनमें से जो इंसुलेशन, अब इंसुलेशन क्या होता है ये पता होना जरूरी है। तो इंसुलेशन मतलब जो सोलर रेडिएशंस अर्थ की सरफेस को रिसीव करती है, या अर्थ जो सोलर एनर्जी रिसीव करती है उसको हम क्या कहते हैं, इंसुलेशन कहते हैं। ठीक है, तो सन स्पॉट नहीं करता है भैया इसको। डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून, ये बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है ये। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ग्राउंड दैट
stays frozen for at least 2 years in a row is called, ठीक है, वह जमीन जो लगातार कम से कम 2 साल तक जमी रहती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम परमाफ्रोस्ट कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाफ्रोस्ट। अभी जो साइबेरिया में परमाफ्रोस्ट कंडीशन है, इस परमाफ्रोस्ट कंडीशन मतलब बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने की वजह से टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है और वहां पे जमीन के अंदर ऐसे विस्फोट देखे जा रहे हैं, धमाके देखे जा रहे हैं, जिसका मेन रीजन ये है, जिसकी वजह से गड्ढे बन रहे हैं वहां पे, इसका मेन रीजन ये है कि साइबेरिया में टेम्परेचर जो है वो बढ़ने की वजह से वहां के जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं और अंदर से अंडरग्राउंड वाटर नीचे से जो है वो बाहर जा रहा है और अंदर की जो मीथेन गैस है वो ऊपर आने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से वहां पे ब्लास्ट देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सो ये परमाफ्रोस्ट कंडीशन का मैंने एग्जांपल भी आप लोगों को बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वार्म ओशियन करंट, इनमें से कौन सी जो है वार्म ओशियन करंट है? तो लेब्राडोर गल्फ, कितना आसान क्वेश्चन है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? वार्म ओशियन करंट है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। when air pressure and water vapor contain then fog forms, ठीक है, तो when air pressure and water vapor contain, ठीक है, then fog forms very regularly, are unsaturated, are above dew point, are constant, ठीक है। चलिए, सो आर कांस्टेंट, स्थिर होता है, ठीक है। तो फॉग कैसे बनता है? आप लोगों को मैंने बताया था कि जो हमारी जो ठंडी हवा होती है, जो कोल्ड एयर होती है, जब ये नीचे आती है, ठीक है, जब ये नीचे आ जाती है और हमारी गर्म हवा ऊपर चली जाती है तो हमारा फॉग बनता है, ठीक है। What is the name of the world's deepest freshwater lake? What is the name of the world's deepest freshwater lake? ठीक है, तो भैया ये है लेक बेकाल। ये क्या है? लेक बेकाल, जो कि कहां पड़ती है? रशिया में पड़ती है। कहां पड़ती है? रशिया में पड़ती है, ठीक है। कहां पड़ती है? रशिया में पड़ती है। और अगर आपसे पूछे कि वॉल्यूम के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी बिगेस्ट लेक आपसे पूछे तो वो कौन सी है? वो भी यही है। आप लोगों ने पढ़ा होगा एरिया के हिसाब से जो सबसे बड़ी लेक है वो है कैस्पियन सी, ठीक है। चलिए, Which type of sand deposits is also called wellbecks, ठीक है। किस टाइप के सैंड? तो सैंड लेवीज को हम बोलते हैं भैया, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। सैंड लेवीज को हम वेलबेक्स बोलते हैं। डॉप्सन यूनिट इज डिफाइंड एज अ यूनिट एज फॉर मेजरिंग, ठीक है। डॉप्सन, तो ओजोन कंसंट्रेशन, जो ओजोन लेयर है, उस ओजोन लेयर को जिस यूनिट से मेजर किया जाता है उसको हम डॉप्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉप्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which pressure belt is also called horse latitude? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत अच्छे से एक लेक्चर पूरा लगा था इस हॉर्स लेटिट्यूड को समझने में। तो किसको कहता है हॉर्स लेटिट्यूड? मेरे बताने से पहले आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा। तो इसको सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट जो है इसको हम हॉर्स लेटिट्यूड कहते हैं, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसको हॉर्स लेटिट्यूड क्यों कहते हैं? व्हाई इट इज नोन एज हॉर्स लेटिट्यूड, ठीक है। व्हाई इट इज नोन एज हॉर्स लेटिट्यूड। Which of the following sources of underground water is derived from sedimentary rocks? ठीक है, ठीक है। तो वो हमारा जो होता है वो कॉनेट वाटर होता है। कौन सा होता है? कॉनेट वाटर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। Which salt is abundantly present in the sea water? sea लिख लेना ये, ठीक है। स्पेलिंग नहीं है, मैं फिर भी बता देता हूं आप लोगों को, ये सी वाटर है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड ही तो मिलता है भैया हमें सी वाटर में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। When then air is considered to be stable? कब एयर को जो है वो क्या किया जाता है? स्टेबल कंसीडर किया जाता है। एडियाबेटिक लैप्स रेट इज ग्रेटर देन नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ एयर। बिल्कुल सही बात है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। याद रखिएगा इसको, ठीक है। ये डिस्कस किया था हम लोगों ने। इन सॉइल होरिजन सी लेयर रिप्रेजेंट्स, सॉइल और होरिजन में सी लेयर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? तो वेदर्ड पेरेंट मटेरियल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। वेदर्ड पेरेंट मटेरियल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन हैज अ डायमीटर अबाउट 5 to 50 mm? 5 to 50 mm, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज हेल जो है इस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओल्ड फोल्डेड माउंटेन्स? इनमें से कौन से जो है
ओल्ड फोल्डेड माउंटेन से। तो भैया इनमें से हमारा अरावली है, बाकी ये तीनों तो कैसे हैं, अभी बने हुए फोल्डेड माउंटेन से, ठीक है। चलिए, which layer of the atmosphere is characterized by the occurrence of auroras, ठीक है। चलिए, आइनोस्फीयर अगर आप लोगों ने देखा होगा तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो लाइट्स आती हैं, जो सोलर फ्लेयर्स होती है, वो यहाँ पे आके टकराती है आइनोस्फीयर में। इसको हम क्या कहते हैं, इसको ऊपर वाली को हम कहते हैं अरोरा बोरियोलिस, नीचे वाली को हम कहते हैं, नीचे वाली जगह जहां पर मतलब कि हमारे साउथ पोल पे और नॉर्थ पोल पे जब जाती है तो इसको नॉर्थ पोल पे अरोरा बोरियोलिस, साउथ पोल पे अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। When the sun, the earth and the moon come in the position of quadrature, then which tide is caused, ठीक है। तो नीप टाइड आएगी भैया जब ये तीनों एक ही लाइन में होंगे तो, ठीक है। चलिए, if the amount of salinity of an ocean is higher, then the freezing point will be lower, बिल्कुल सही बात है, freezing point क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। The rate of evaporation does not depend on which of the following factors, evaporation की जो रेट है वो किस पे डिपेंड नहीं करती है। तो evaporation की जो रेट है वो इनमें से जो है अगर हम देखें तो वाटर वेपर कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये सारी चीजें। लेकिन अगर इस ऑप्शन को हम देखें तो अवेलेबिलिटी ऑफ विंड एनर्जी, ठीक है, ये जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। The Cano Crystals river is also known by which name, ठीक है। कैनो क्रिस्टल रिवर को किस नाम से जाना जाता है, तो लिक्विड रेनबो किस रिवर को बोलते थे, यही तो बोलते थे हम इसको, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, on the basis of classification of mud by Murray, the color of blue mud around the ocean is simply bluish black due to the, ये किसकी वजह से bluish black होता है, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि आयरन के जो सप्लाइड होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से इसका कलर जो है ब्लूइश ब्लैक होता है। तो अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, बी हो जाता है, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। 56, which of the following is correctly sequenced in the descending order of their percentage of air, percentage of air, एटमॉस्फेयर में जो एयर परसेंटेज है हमारे पास, उनके अकॉर्डिंग इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें जमाना था, ठीक है। तो आप लोगों को पता है सबसे ज्यादा क्या है, चलो मैं बता ही देता हूं। सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, क्या मिलेगा, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन मिलेगा, फिर अगर हम परसेंटेज के हिसाब से जाए तो फिर हमें क्या मिलेगा, आर्गन मिलेगा, फिर हमें क्या मिलेगा, CO2 मिलेगा। हालांकि CO2 की जो परसेंटेज है वो भी बढ़ रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं कि आर्गन को बीट कर जाए। तो इस अगर सीक्वेंस को हम देखें तो ये वाला सीक्वेंस हमारा ऑप्शन नंबर सी फॉलो कर रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। Which of the following is a correct example of bird food delta? Bird food delta का करेक्ट एग्जाम्पल कौन सा है इसमें से, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्ड फूड डेल्टा का, वो हो जाएगा मिसिसिपी मिसौरी। अब इसमें एक ही लिखा है मिसिसिपी, लेकिन आप याद रखना मिसिसिपी और मिजोरी रिवर जो है यूएसए में जो डेल्टा बनाती है, वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है बर्ड फूड डेल्टा का, ठीक है। आज आप लोग अपनी एटलस खोलना और इसको जरूर देखना, तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये बर्ड फूड डेल्टा का एग्जांपल है, ठीक है। चलिए, which of the following factors control the amount and distribution of salinity in ocean? अब इसमें से कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो सैलिनिटी को जो है क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है इवोपरेशन। इवोपरेशन बिल्कुल करता है। इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर, तो ये भी भाई जैसे हम देखते हैं चिल्का लेक और भी जो बाकी चिल्का लेक में जैसे दया रिवर आके मिल जाती है, ठीक है। सो वो डिपेंड कर वो भी अफेक्ट करता है। फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेसिपिटेशन, ये चारों चीजें जो है बिल्कुल करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, why ancient mariners called westerly winds as furious 50s, ठीक है। क्यों इसको वेस्टर्लीज ने मतलब जो एंशिएंट मेरिनर्स थे उन्होंने इसको क्या बोला था, फ्यूरियस 50s बोला था। तो जब हम हमारी क्लाइमेटोलॉजी की क्लास ले रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि ये जो वेस्टर्लीज है ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है। और आप लोगों को पता था कि इधर से ट्रेड विंड आ रही है, ठीक है। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। तो अब इसका करेक्ट आंसर जो होगा आप लोगों को मैं बता दूं, बिकॉज वेस्टर्ली विंड्स आर मोर फोर्सफुल इन द सदर्न हेमिस्फीयर बिटवीन 40 डिग्री टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 60, बेस्ड ऑन देयर हाइट्स अबव द ग्राउंड व्हिच टाइप ऑफ क्लाउड्स कैन हैव अ बेस ऑफ 10 किलोमीटर, ठीक है, कैन हैव
द बेस ऑफ 10 किलोमीटर, सो द करेक्ट आंसर इज हाई क्लाउड्स, ठीक है, हाई क्लाउड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। Which of the following factors does not affect the horizontal distribution of the temperature of ocean? कौन इसमें से जो है अफेक्ट नहीं करता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर को? तो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन करता है भैया, शेप ऑफ द सी ये नहीं करता है, तो बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 which of the following is the correct example of इंटरमाउंटेनियल प्लेट्यू? इंटरमाउंटेनियल प्लेट्यू का करेक्ट एग्जांपल कौन सा है बताओ भैया? तो ऐसा माउंटेन, ऐसा प्लेट्यू जो दो तरफ से, ऐसा प्लेट्यू जो दो तरफ से किससे घिरा हो? माउंटेन से घिरा हो, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरकॉन्टिनेंटल प्लेट्यू। तो इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो है तिब्बतियन प्लेट्यू, जो कि एक तरफ हमारा हिमालयन माउंटेन से घिरा हुआ है और इधर देखे तो कुल्लोनसांग माउंटेन से घिरा है, फिर इस साइड हिंदकुश माउंटेन रेंज आ जाती है, ठीक है। Köppen's classification of Indian climate was based on which of the following considerations? ठीक है, फॉलोइंग कंसिडरेशन। मीन मंथली टेम्परेचर सही है भैया, मीन एनुअल रेनफॉल ये भी सही है, मीन मंथली रेनफॉल, मीन मंथली एनुअल मंथली दोनों, ठीक है। डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 which of the following statement are regarding vertical subsurface cross section of hydrological zones? ठीक है, कौन कौन से इसमें से करेक्ट है? zones of aeration in the topmost zone lying immediately under the surface of the earth, बिल्कुल सही बात है। the surface separating the zone of aeration from the zone of saturation is called as water table, बिल्कुल सही बात है। the zone of confined water provides an important source of water in arid and semi arid regions, ये वाला भी बिल्कुल क्या है? सही है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 65 which statement is correct regarding vertical distribution of salinity in the ocean? ठीक है, कौन सा जो है वो करेक्ट आंसर होगा? ठीक है, salinity decrease in the depth of oceans, नहीं भाई, salinity oceans increase and multitudes, ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कंसीडरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ, which of the following are correct? ठीक है, फ्रेश वाटर ऑफ द अर्थ which are the correct? ग्राउंड वाटर जो है वो इतना है भैया, कितनी गलत बात है, गलत बात है। ग्लेशियर्स ये वाला बात बिल्कुल सही है। तीसरा लेक्स ये गलत है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर अगर हम देखें, नहीं पहला वाला भी सही है, पहला वाला भी सही है भैया, पहला वाला भी सही है, पहला वाला भी सही है, पहला वाला भी सही है, ठीक है। बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 67 इफ आउट of 200 units of solar radiation reaching the outer atmosphere 4 units are reflected by earth's albedo, नहीं है ये albedo आएगा, यहां पे क्या आएगा? albedo, ठीक है। albedo क्या होता है तो मैं आपको ये समझाता हूं, पहले क्वेश्चन हम पूरा कंप्लीट करते हैं, ठीक है। albedo की बात हो रही है यहां पे। क्वेश्चन नंबर albedo, ठीक है। albedo 38 units are absorbed within the atmosphere, 38 units are received as diffuse radiation and 10 units are received as scattered radiation. Then what unit of effective solar radiation is actually absorbed by atmosphere and earth's land surface? ठीक है, तो यहाँ पे वो albedo की बात कर रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका अगर हम देखें तो 38 यूनिट ये हो गया, 46 यूनिट ये हो गया, और 38 कितना हो गया? ये 8 8 16 16 और 6 16 और 6 22, इन तीनों को ऐड करते हैं 38 और 46, ठीक है। 24 8 8 16 और 6 22, 2 हो गया, 5 और 3 7 और 4 11, 112, ठीक है। 112 अगर हम देखें तो 50 और 30 80 3 3 6 4 10 और 2 12, 122 यूनिट। बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following group of lakes is correctly sequenced in the ascending order of the amount of salinity present in them? ठीक है, in them salinity के अकॉर्डिंग हमें उसको बताना है। तो सबसे ज्यादा आपको पता है कि वॉन गोलू लेक जो है टर्की की, वॉन गोलू या वॉन लेक जिसको बोलते हैं, वो आएगा। तो वॉन लेक दोनों में मुझे 2 ऑप्शन में दिख रहा है। उसके बाद डेड सी मुझे पता है, उसके बाद ग्रेट सॉल्ट लेक। बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी तो इजी है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इट मेजर्स हाउ क्लोज अ गिवन पार्सल ऑफ एयर इज टू सैचुरेशन एट अ गिवन टेम्परेचर। गिवन टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है। मिनिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज रीच्ड ड्यूरिंग द मॉर्निंग आवर्स, गलत बात है। इट इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द यूनिट, नहीं, ए ही क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है सिर्फ, ठीक है। 70 पे चलते हैं। दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, असर्शन और रीजन, ठीक है, असर्शन और रीजन। स्ट्रेटोस्फीयर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज प्रिफर्ड टू फ्लाई एरोप्लेन्स, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फीयर लेयर इज रिलेटिवली स्टेबल एंड कैरेक्टराइज्ड बाय वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एयर, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है भैया, ठीक है। तो ये गलत है और पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट अबाउट चिनूक विंड्स, ठीक है, कौन सा जो है वो चिनूक विंड्स के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सही है। दीज आर लोकल वर्टिकल विंड्स एंड लार्जली इन्फ्लुएंस द वेदर कंडीशंस ऑफ द अफेक्टेड एरियाज लोकली, बिल्कुल सही है। दीज विंड्स आर नोन बाय द नेम ऑफ फोएन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट हमारे सही। चिनूक विंड्स आर आल्सो कॉल्ड स्ने ईटर एज स्नो लेपर्ड ग्राउंड, ये गलत है, ठीक है। ये जो है ए जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 क्लासिफाइड द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया इनटू व्हिच ऑफ द फोर गिवन कैटेगरीज, ठीक है, इनटू 4 कैटेगरीज, ठीक है। तो देखते हैं, तो पहला जो था उसको हम प्रोटेक्टेड एरिया, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, नेशनल फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट और ट्री लैंड्स, ए जो है वो करेक्ट हो जाता है। Which of the following type of dispersal of animal involves mass exodus, ठीक है, mass exodus, ठीक है। तो rapid dispersal, तीव्र फैलाव जिसको हम कहते हैं, ठीक है। Which of the following is most extensive kingdom of all floral kingdoms, ठीक है, all floral kingdoms, ठीक है। तो इसमें से पैलेओट्रियल, नियोट्रॉपिकल, बोरियल रीजन, ठीक है, बोरियल रीजन किंगडम, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ पर्टिकुलर कैरेक्टरी ऑफ फिजिकल सिस्टम्स कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स इन अ रिलेटिव स्टेबल इक्विलिब्रियम ओपन अप ऑफ वेरियस साइजेस एंड काइंड्स ऑफ डिफाइंड एज, इसको हम क्या कहते हैं भैया, इसको इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। Which of the following periods was characterized by the first appearance of vertebrate animals, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डोविशियन पीरियड। 77 पे चलते हैं। In the Californian Mediterranean biome, the shrub community is known by which name? ठीक है, फाइम्बोस shrubs, मिक्यूस shrubs, इसको हम बोलते हैं चैपरल, ठीक है, चैपरल। कंसीडरिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम नेट प्राइमरी प्रोडक्शन इज, ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन इज, ठीक है। चलिए देखते हैं, टोटल एनर्जी प्रोड्यूस माइनस एनर्जी लॉस्ट थ्रू रेस्पिरेशन, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन प्लस टोटल, ये भी गलत है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन अपॉन टोटल एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन माइनस एनर्जी लॉस्ट थ्रू रेस्पिरेशन, ये सही है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स ओरिजिन एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ प्लांट्स ऑन लैंड सर्फेसेस बिगन, ठीक है। तो आप लोगों को पता है ये सिल्यूनियन और डिवोनियन पीरियड में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट फाउंड इन इंडिया, ठीक है। तो आप लोगों को पता है ये इंडो वर्मा प्लेट है, ठीक है, ये तो इतने वाले इलाकों में तो एक्टिव ही नहीं है, तो प्लेट्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्लेसेस ऑफ बायोटिक सक्सेशन, ठीक है। चलिए, तो फेजेस ऑफ माइग्रेशन, फेजेस ऑफ रिएक्शन, नजेशन, फेजेस ऑफ एडजस्टमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, द हेटेरोट्रॉपिक एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज, इन विच कैटेगरीज, ठीक है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स, फिर हेलोजोइक, ठीक है। ए जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
83 monoclimax theory about the nature of the climax vegetation states that regional climates in the dominant control of climax vegetation. बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंपोनेंट्स. बायोस्फीयर किससे बनता है भैया? ऑर्गेनिक कंपोनेंट से, बिल्कुल. एबियोटिक, ठीक है, अबायोटिक भी बोलते हैं, एनर्जी कंपोनेंट्स, तीनों से होता है. हाँ, तीनों से होता है. तो डी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट पे चलते हैं. फ्लाइंग स्क्वैरल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स. ठीक है, तो फ्लाइंग स्क्वैरल्स जो है वो हमें पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में मिलती है. ठीक है, नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट. Which of the following statements regarding ecological niche is correct? Ecological niche is correct. ठीक है, चलिए. More dominant species occupy पहले the same niche and the component of exact. हाँ, क्वेश्चन एक बार फिर से हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं. चलिए. Law of competitive two species will occupy the same niche and compete for exactly same resources in the same habitat for very long. बिल्कुल सही है. More dominant species occupy extensive and broader ecological niche in comparison. ये भी सही है. Ecological niche is not effective. गलत बात है. ठीक है, सी जो है वो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट पे चलते हैं. An intergovernmental treaty called the Ramsar Convention is based on wetland. ठीक है, अब आप मुझे इंडिया का फर्स्ट रामसर साइट कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा. फर्स्ट रामसर साइट. ठीक है, फर्स्ट रामसर साइट. ठीक है. Which of the following mountain ranges of Himalaya are separated by main boundary thrust? कौन इसमें से मेन बाउंड्री थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है? ठीक है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है. ठीक है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट से आपका जो है सबसे पहले आपका हो जाता है आईटी इंडो सूचर जोन. ठीक है, इंडो सांगपो सूचर जोन आ जाता है. ठीक है, इंडो सांगपो सूचर जोन. फिर ये आपका हो गया ग्रेटर हिमालय, ये आपका हो गया मिडिल हिमालय, ये हो गया शिवालिक, ये हो गया ट्रांस हिमालय. तो इंडो सांगपो सूचर जोन ITSZ, ये हो गया हमारा मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ये बाउंड्री थ्रस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? मेन बाउंड्री थ्रस्ट की. ठीक है, तो ग्रेटर हिमालय को लेजर हिमालय से. बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा इसका. बी जो है वो क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा. Alluvial soil is mainly found in which of the following regions? Alluvial soil कहाँ मिलती है? तो इन सब में से अगर हम देखें तो हमें कहाँ मिलती है? इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, क्योंकि तीनों क्या बनाती है? ऑलमोस्ट डेल्टा, ये जो प्लेन बनाती है, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया. इन द वेस्टर्न घाट्स जोग फॉल्स इज अ वाटरफॉल. जोग जो है वो कहाँ पर है? तो वो है कर्नाटका में शरावती रिवर के ऊपर. कहाँ है? कर्नाटका में शरावती रिवर के ऊपर. Which of the following characteristics of लेटराइट सॉइल इज करेक्ट? लेटर इसमें क्या होता है? रिच इन आयरन. आयरन से ये बिल्कुल भरपूर होती है. ठीक है. भाखरा डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? भाखरा डैम जो है वो किस रिवर पर सिचुएटेड है? तो वो है सतलुज रिवर पर. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कुमाऊं हिमालय? ठीक है, कौन सी जो है वो कुमाऊं हिमालय की हाईएस्ट माउंटेन पीक है? कामेत नंदा देवी. नंदा देवी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. फैक्चुअल क्वेश्चंस है. द फेमस डेल्टा ऑफ सुंदरवन इज फाउंड इन ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, अल्पाइन, ड्राई, मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं. ठीक है, जो बांग्लादेश और इंडिया दोनों में है सुंदरवन डेल्टा. द डायनेमिक कॉन्सेप्ट अबाउट द ओरिजिन ऑफ मॉनसून वाज पुट फॉरवर्ड बाय फ्लॉन. ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लॉन भी बोलते हैं. ठीक है, बी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा. द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय. ठीक है, ये किसके द्वारा सेपरेटेड होते हैं? तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा क्या होते हैं? सेपरेटेड होते हैं. ठीक है, सब डिस्कस किए हुए क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द डोमिनेंट ट्रीज ऑफ द ट्रॉपिकल मॉइस्ट डिसाइडस फॉरेस्ट? ठीक है,
क्या मिलते हैं हमें? हमें टीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, सागौन बोलते हैं, वो मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स हैज हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी? ठीक है, तो भैया ब्लैक सॉइल में होती है, किसमें होती है? ब्लैक सॉइल में होती है, जिसको हम चेरनोजियम या फिर रेगुर भी बोलते हैं। The color of red soil is due to the presence of ferric oxide. Ferric oxide के कारण ये क्या होता है? रेड होता है। Which of the following assertions is not correct about the cool desert of India? Not correct. It is surrounded by Zanskar mountain in the south. बिल्कुल सही बात है। River Indus flows through this region. बिल्कुल सही बात है। It lies in the rain shadow area of the Himalaya mountain. बिल्कुल सही बात है ये। This region is enormous variety of saline lake beds. गलत, हाँ ये वाला, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, ये करेक्ट नहीं है। डी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के हमारे 100 क्वेश्चन जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप सो आप सभी लोगों ने इन क्वेश्चंस को एंजॉय किया होगा, और इन क्वेश्चन का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच आज के लिए।